अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 18 और हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के रूल्स, प्रिंसिपल्स, डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो हज़ार्ड्स आ रहे हैं या जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उनको क्लियर कर सकें। और ये हम वर्ल्ड वाइड करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो पॉलिसीज़ बनती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनके थ्रू फिर हम ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को जो है ना वो इम्पोज़ कर देते हैं जो कि हर कंट्री के लिए, हर नेशन के लिए जो है ना वो ज़रूरी होता है कि इन पे अमल करें ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इमर्ज इंटरनेशनली after the 1972 Stockholm Conference that occurred in Sweden and is now recognized internationally in Rio Principle and the 1991 ESPO Conventions। ये सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वजूद में आया, ठीक है। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई स्वीडन में, उसके बाद रियो प्रिंसिपल्स आए, 1991 में एस्पो कन्वेंशन हुई, क्लियर। प्रिंसिपल 17 ऑफ रियो कन्वेंशन स्टेट। अब जो रियो कन्वेंशन स्टेट का जो 17th प्रिंसिपल है वो हम देखते हैं क्या है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट, ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट है, shall be taken for the proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subjected to a decision of a competent national authority। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है, नेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। क्या है ये? नेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, शैल बी टेकन फॉर प्रपोज्ड एक्टिविटीज़, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ को इम्पोज कराता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जितने भी एडवर्स मतलब जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करता है, क्लियर। द यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम पुट इन्वायरमेंटल इशूज़ ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम। कि फ़र्स्ट टाइम जो इशू था इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होती है या और एनिमल राइट्स के ऊपर बात होती है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम 1972 में, ठीक है। ये MCQs आ सकता है आपको। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 5 जून को, 5 से 6 जून तक ये रही थी 1972 में। एस्पो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नेशनल प्रोसीजर फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। कि ये क्या है? एक नेशनल प्रोसीजर है। पहले मैंने क्या कहा था, ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, एक नेशनल प्रोसीजर है जो किस चीज़ की एवेल्यूएशन करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट के अंदर होनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखते हैं हम ECA के अंडर। ECA इसके बारे में क्या कहती है? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट जो था। द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट प्रोवाइड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स एंड टूरिज्म to identify those activities in his opinion may be a substantial detrimental effect। detrimental effect कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स को on the environment। कि जो ECA एक्ट ने क्या कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स है और जो टूरिज़म है वो क्या करे, ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करे जो कि इन्वायरमेंट को डेट्रीमेंटल इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, जो इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना कर रही है, उन एक्टिविटीज़ को जो है ना वो सर्च करे, वेदर इन जनरल और इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन एरियाज़। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में उन्होंने कहा, जिस तरह कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं टूरिज़म की वजह से, मरी हो गया, इस्लामाबाद, वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़म आते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि जो ऐसे एरियाज़ हैं उन पे चेक करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं। जनरल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रेगुलेशन विच अकम्पेन द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज़। जनरल रेगुलेशन क्या होती हैं कि वैसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट को, ठीक है, सेट आउट द प्रोसेस टू बी फॉलोड, फिर प्रोसेस को बनाते हैं कि जिससे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, ठीक है, सेट आउट द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय द एप्लीकेंट एंड डेवलपर। और जिसने भी वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई की होती हैं फिर उसके लिए एक प्रोसेस बनाया जाता है ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें।
In short, this required the applicant to hire an independent consultant to carry out the procedure. इसका सबका मकसद ये है, सारे जनरल रेगुलेशन क्या है कि हम एक बंदे को हायर करते हैं, ठीक है, उसको काम पे लगा देते हैं। काम क्या करना होता है, उसने आइडेंटिफाई करना होता है कि किस किस एरिया में कौन कौन सी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन सी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो मुज़र असरात या नेगेटिव एस्पेक्ट्स डाल रही हैं, ठीक है। फिर एक प्रोसीजर बनता है, फिर एक पॉलिसी पास होती है जिसके थ्रू फिर वहाँ पे काम होता है और उन एक्टिविटीज़ को रोका जाता है। रोकने के बाद फिर जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट आए होते हैं उसको क्लियर करने के लिए उसको सफाई वगैरह या उसको जो भी चाहिए होती हैं चीज़ें, स्प्रेज वगैरह कराते हैं या जो भी उसको क्लीन करने के लिए, पोल्यूशन को क्लियर करने के लिए काम होता है ना, वो किया जाता है। कि हम एक बंदे को हायर करते हैं, एप्लीकेंट टू हायर, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट टू कैरी आउट प्रोसीजर, जो प्रोसीजर को कैरी आउट करता है। विच इंटाइटल द सबमिशन ऑफ अ प्लान, सबसे पहले क्या करना होता है, अपना प्लान को सबमिट कराना होता है। फॉर स्कोप इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, जिसमें ये लिखा होता है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे। द टास्क टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग स्कोपिंग एंड द मैथड बाय विच एनवायरमेंटल इश्यूज एंड अल्टरनेटिव विल बी डिफाइंड, कि आप क्या क्या परफॉर्म करेंगे, कौन सा मैथड अडॉप्ट करेंगे जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे, ये इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। जनरल रेगुलेशन में क्या आता है, द स्कोपिंग रिपोर्ट मस्ट कंटेन, कि हमारा एक रिपोर्ट होनी चाहिए हमारे पास। अ ब्रीफ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरमेंटल इशू आइडेंटिफाई, फिर आप ये बयान करें कि कौन कौन सा इशू आपने आइडेंटिफाई किया है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई, और अगर आप उसके अलावा कुछ और भी आइडेंटिफाई किया है तो उसके बारे में बताएं। एंड एन अपेंडिक्स कंटेनिंग अ डिस्क्रिप्शन, एंड एन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं जो अगर आप अपना बुक खोलें तो बुक के स्टार्ट पे एक वो फिर इससे बनी होती है ना, जिसमें उन्हें बताया होता है, कंटेंट बताए होते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, पेज नंबर, उसके टॉपिक्स वगैरह, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। एंड एन अपेंडिक्स कंटेनिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोसेस फॉलोड, और पब्लिक क्या पार्टिसिपेट कर रही है आपके उस प्रोसेस के अंदर, वो भी आप उसके अंदर बताते हैं। इंक्लूडिंग अ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ एंड देयर कमेंट्स, और अगर कोई और भी आपके इस काम के अंदर इंटरेस्टेड है और वो क्या इसके बारे में कमेंट्स देता है तो वो भी बताते हैं। The 2006 Environmental Impact Regulation and List of Activities. There are 3 government notices. The regulations relating to the process to be followed. कि रेगुलेशन ठीक है, किस चीज़ की रेगुलेशन, कि जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसकी रेगुलेशन के बारे में बताएं। उसके बाद हम देखते हैं द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंपिटेंट अथॉरिटीज़ इन रिस्पेक्ट of which a so called basic assessment will be required, कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कि हम इस रेगुलेशन में क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बेसिक असेसमेंट क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक्टिविटीज़ एंड कंपिटेंट अथॉरिटीज़ रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज़ रिक्वायर स्कोपिंग एंड IEA। स्कोपिंग क्या होती है, स्कोपिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें ना रिक्वायर्ड है इसके अंदर। स्कोप क्या है, जो हमारा इशू है, हमारा प्रॉब्लम है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसको कितनी देर में हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हम स्कोपिंग बोलते हैं। क्लियर। ये ज़रा ड्राई सा वो है टॉपिक है, इसमें ज़रा आपने ध्यान से पढ़ेंगे आप 4-5 दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि सब में एक ही बात हुई हुई है कि हम रेगुलेशन देखते हैं कि क्या क्या एनवायरनमेंट के ऊपर हज़र्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, और इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं बस, ठीक है। इधर उन्होंने एक एग्जांपल दी है एक एक्टिविटी की। वन लिस्टेड एक्टिविटी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, इंक्लूडिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज ऑफ 250 टन्स और मोर बट नॉट लेस दैन 100 टन्स ऑफ लोकल। मतलब कि ये एक रेगुलेशन है, हमने ये असेसमेंट दे दिया कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो वो इतनी होनी चाहिए कि वो 250 टन्स को स्टोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, और लेस से लेस 100 टन्स को स्टोर कर सके, 1000 टन को स्टोर कर सके, ठीक है। इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर टन्स को स्टोर करने वाली बिल्डिंग बनेगी तो वो ठीक है, वरना उसको हम जो है वो गिरा देंगे, उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।